जोहार झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाएंगे जो पलामू में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ठनका गिरने का एक वीडियो है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कल शाम खराब मौसम के दौरान हल्की बारिश हुई थी। उसी समय 3 ताड़ के पेड़ पर अचानक ठनका गिरा। उसका वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया जो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां ठनका गिरा उससे कुछ ही दूरी पर गांव की आबादी है। ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही वीडियो है जिसमें देखें किस तरीके से 3 ताड़ के पेड़ में आग लगी हुई है। पेड़ के आसपास कोई ग्रामीण मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज चांद दिखने के साथ ही झारखंड के साथ साथ पूरे देश में कल ईद मनाई जाएगी। इसका उत्साह हर ओर देखा जा रहा है। शाम 5:30 बजे से चांद के दीदार का इंतजार कर रहे रांची वासियों को शाम 6 बजे आसमान में चांद का दीदार हुआ। इस मौके पर डोरंडा के दरगाह में रांची वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही आसमान में चांद दिखा वैसे ही हर तरफ दुआओं का दौर शुरू हो गया। झारखंड के रांची में जब चांद दिखा है उसके बाद ईद से पहले की ये खुशियां हैं कि जो यहाँ पर मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो ईद मना रहे हैं। बहुत देर से चांद का इंतजार कर रहे थे और फिर जाकर चांद दिखा है। अभी चांद हम लोगों ने देखा है और अभी काजियों को, जो हमारे धार्मिक जज होते हैं, वो फैसला अभी करेंगे कुछ देर में। अभी हम लोग चांद देखा है और अभी दिख भी रहा है। नजर पड़ते ही सबों को मैंने दिखलाया और सबों ने देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं देख पाए, लेकिन अभी भी मैं चांद देख रहा हूँ। चलिए, मैं देख लिया। सब आप लोगों को मुबारक, ईद मुबारक। ईद के लिए कल की खुशियाँ कैसी होगी? हर तरह से जी, रमजानुल मुबारक की खुशियाँ तो है ही। आज चांद रात है और कल ईद उल फित्र की नमाज अदा करेंगे। सबको मुबारकबादी पेश करेंगे, अपने देश के लिए दुआएं करेंगे। ने देखा, हमारे साथियों ने देखा है। अब तक पता नहीं कल का उत्साह कैसा है? माशाल्लाह, क्या कहना। अब जो ईद सईद का जो मौका है और हर साल हम लोग का इंतजार रहता ही है भाई। इंशाल्लाह बड़ी धूमधाम के साथ हम लोग ईद मनाएंगे। जो लोग हैं जिन्होंने आज चांद देखा है उनकी जो खुशियां हैं उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और कल जो है पूरे झारखंड भर ही नहीं पूरे देश भर में ईद मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बड़ी खबर रांची से है, जहां रांची कॉलेज के छात्रों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक घायल जवान का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF ने ली है। इसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद समर्थित बताया जा रहा है। छात्रों ने इस घटना पर आक्रोश जताते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शांति प्रिय लोग, हम लोग, हमारे जो सैन्य थे वो जा रहे थे, उस पे गंदे नालायक देश पाकिस्तान के कुछ गंदे लोगों ने हमला कर दिया और हमारे 5 जवान शहीद हो गए। हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि 5 जवान शहीद हुए हैं, उसके बदले हमें 500 सर चाहिए। और अगर पाकिस्तान को लड़ने का औकात है तो कह दे हम झारखंडी युवा से हम लोग सीधा उनसे मुकाबला करेंगे, ऐसे पीछे का वार नहीं करेंगे। वो एकदम बहुत काराना हरकत किया और हम लोग उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा कोल साइडिंग में लगी आग लगातार भड़कती ही जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए का कोयला जलकर राख हो गया है। ऐसे में आग बुझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भुरकुंडा के कोल डंप में धुएं के साथ उठ रही आग की लपटें डरा तो रही ही हैं। इस आग में हर सेकंड करोड़ों का कोयला भी जलकर राख हो रहा है। पर ये आग 1-2 दिन नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से लगी है। देर रात शोले और ज्यादा भड़कने लगे तो झारखंड अग्निशमन विभाग के साथ ही PVUNL और जिंदल कंपनी की फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया। वरीय अधिकारी अशोक कुमार सिंह को भदानी नगर थाना के द्वारा सूचना किया गया। उसके बाद अविलंब हम लोग को सूचना किए। उसके बाद हम लोग तत्काल वहां से टर्न आउट लिए और उसके बाद भदानी नगर थाना के पास पहुंचे। फिर आग में फायर फाइटिंग करना चालू कर। इसको हम हमारे टीम पूरे मेहनत और ईमानदारी के साथ इस आग पे कंट्रोल आधा तो कंप्लीट कर लिए हैं, अभी थोड़ा बहुत बाकी है। हम लोग का अभी काम चालू है, अभी कंटिन्यू इसको हम लोग खत्म कर ही देंगे। भदानी नगर के भुरकुंडा रेल साइडिंग में CCL की अलग अलग कोलियरों से रोजाना हजारों टन कोयला डंप होता है, जिसे रेलवे रैक के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचाती है।
इसी कोयले से हरियाणा, पंजाब और यूपी के विद्युत ताप घरों में बिजली का उत्पादन होता है। पर जब तक ये कोयला रेलवे के रैक पर लोड होता, उससे पहले ही उसमें आग लग गई। हालांकि प्रशासन ने आग पर जल्द से जल्द काबू पाने का दावा किया है। तो इसको देखते हुए हम लोग उसको बुताने का भी काम कर रहे हैं और उसका शिफ्टिंग कर रहे हैं कि वो काट करके उसको जितना आग भाग लगा हुआ है उस भाग को हम लोग वहाँ पे काट करके कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट कर देते हैं। कोयले का ये ढेर लाखों घरों को रोशन कर सकता था, पर बर्बादी की आग सब कुछ राख करने पर तुली हुई है। लेकिन फायर ब्रिगेड के जांबाज जवानों ने अभी हार नहीं मानी है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड के राज्यपाल ने कुछ दिन पहले ओबीसी रिजर्वेशन बिल वापस कर दिया था, पर हेमंत सरकार इस बिल को दोबारा राजभवन भेजने पर विचार विमर्श कर रही है। राज्यपाल ने हाल ही में जब सरकार को रिजर्वेशन बिल वापस कर दिया था तो झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था, पर हेमंत सरकार ने हार नहीं मानी। एसटी, एससी और ओबीसी रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने वाले इस महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दिलाने के लिए गठबंधन की सरकार नए सिरे से कानूनी सलाह ले रही है। कहा जा रहा है कि कानूनी मशविरा मिलते ही हेमंत सरकार एक बार फिर रिजर्वेशन बिल पर 2 कदम आगे बढ़ सकती है। कुछ त्रुटियां या आपत्तियां लगाकर जब गवर्नर साहब भेजते हैं तो वो पुनः विधानसभा को ही आ जाता है। तो विधानमंडल को फैसला लेना है कि उसमें जो उनकी आशंकाएं हैं या उनकी जो आपत्तियां हैं उनका निराकरण करके पुनः उनके पास भेज दें। झारखंड विधानसभा ने पिछले साल ही रिजर्वेशन बिल पास किया था। इसके तहत एसटी रिजर्वेशन का दायरा 26 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया था। एससी को 10 से बढ़ाकर 12% रिजर्वेशन कोटा देने का प्रावधान था, जबकि ओबीसी के हिस्से 14 की बजाय 27% रिजर्वेशन का कोटा आया था। इसके साथ ही झारखंड में रिजर्वेशन का दायरा 77% हो गया था, पर राज्यपाल ने इस बिल को वापस लौटाकर नए सिरे से बहस छेड़ दी थी। आप वोट भी जब लेते हैं तो जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही आगे रहता है। तो जो पॉपुलेशन जिसका मेरा ज्यादा है उसके बारे में सरकारी नौकरियों में और पढ़ाई लिखाई में तो होना ही चाहिए। राज्यपाल और सरकार के बीच बढ़ते टकराव से एक के बाद एक बिल अधर में अटकते जा रहे हैं, पर एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन की राजनीति करने वाले सत्ताधारी दलों ने अभी भी हार नहीं मानी। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। गुमला पुलिस ने टेमरकर्चा गांव के रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर आगजनी के आरोप में पीएलएफआई नक्सली अजय उरांव उर्फ संजय उरांव को केरल से पकड़ा है। उसके पास से देसी कट्टा, कारतूस और पर्चा भी मिला। 28 वर्षीय ये नक्सली लोहरदगा के तोरांग गांव का रहने वाला है। पीएलएफआई के दस्ते ने 10 अप्रैल को बिशुनपुर के टेमरकर्चा में सत्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला कर दिया था, साथ ही कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। इस मामले में कई और पीएलएफआई नक्सलियों की सरगर्मी से तलाश हो रही है। इसे केरल से लाया गया है और केरल से लाने के बाद पूछताछ के क्रम में इसके द्वारा एक अपने घर के ही पास इसके द्वारा छिपाया गया था एक देसी कट्टा, एक 315 पॉइंट की गोली और एक पीएलएफआई का पर्चा भी इसके द्वारा बरामद किया। हजारीबाग के चमेली झरना में डूबे प्रिंस कुमार का शव हादसे के 27 घंटे बाद निकाल लिया गया है। शव की तलाश कल से चल रही थी। जब चौपारण के गोताखोरों की टीम नाकाम हो गई तो बिहार से एनडीआरएफ को बुलाया गया। हाईटेक संसाधनों से लैस एनडीआरएफ जवानों ने सुबह से दोपहर तक तलाशी ली और शव को निकाल ही लिया। दरअसल इचाक के 7 दोस्त नहाने के लिए चमेली झरना आए थे। अचानक इसमें 2 युवक डूबने लगे। एक की तो जान बच गई पर दूसरे की मौत हो गई, जिसका शव आज निकाला गया। 7 बजे हजारीबाग से आके और यहाँ नहाने आया था, जिसमें 3 डूब रहा था लेकिन 2 बच गया और 1 डूब गया था। तो आज लगातार काफ़ी मेहनत के बाद अभी शव को निकालने में उनका प्रयास काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग शाम को ही कल यहाँ के लिए निकल गए थे RRC रांची के लिए और आज मॉर्निंग 5 o'clock से यहाँ ऑपरेशन चला और 3:10 पे ये बॉडी रिकवर हुई है।
हजारीबाग के चर्चित चमेली झरना के जो बंद पड़े पत्थर के खदान है वहां पर कल 7 युवक घूमने के लिए आए थे। उसके बाद अचानक इन युवकों का मन बनाया कि इस जो बंद पड़े पत्थर के खदान है उसमें नहा स्नान कर लिया जाए। लोग नहाने लगे, इसी दरमियान एक की जो है पैर फिसली और वो अचानक इस पत्थर के खदान में गिर गया। हालांकि मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी लगातार यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को इसकी सूचना दी गई थी और लगभग 12 से 13 घंटा के बाद यहाँ जो एनडीआरएफ की पूरी टीम है वो रेस्क्यू कर 100 को बरामद कर लिया है। आपको मैं दूसरी तरफ बताते चलूं कि इसकी जानकारी पिछले दिन स्थानीय गोताखोरों को भी दी गई थी, लेकिन लगातार उन लोगों के द्वारा पूरा दिन मेहनत किया गया, लगातार रेस्क्यू किया गया, लेकिन 100 की बरामदगी नहीं हो पाई थी। आपको बताते चलिए कि यह जो पत्थर का खदान है ये चमेली झरना के नाम से जाना जाता है, जहां पर स्थानीय लोग के अलावा कई जगह के लोग यहां पे पहुंच रहे थे और इसी तरीके से यहां पे जिस तरीके से 7 युवक घूमने के लिए पहुंचे थे और ऐसी जो एक घटना घट गई। हालांकि 100 की जो लगातार 30 घंटे की रेस्क्यू चली, रेस्क्यू चलने के बाद यहां की जो एनडीआरएफ जो टीम रांची से पहुंची हुई थी, लगातार उन्होंने आज पूरे दिन कड़ी मशक्कत किया, जिसके बाद आज 100 का जो है रेस्क्यू कर लिया है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। दुमका पुलिस ने बरहेट पंचायत के मुखिया सुरेश मुर्मू की हत्या मामले का खुलासा कर दिया है। इस मामले में 2 महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार हंसडीहा पंचायत की मुखिया आशा हेम्ब्रम ने हत्या की साजिश रची थी, जिसने अपनी मां के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से सुरेश मुर्मू की हत्या कराई। मुखिया आशा हेम्ब्रम की मां तालोको सोरेन पूर्व में बरहेट पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं। घटना को अंजाम देने में बिहार में पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत 2 युवकों ने अहम भूमिका निभाई, जिसमें एक पकड़ा गया है जबकि दूसरा फरार है। ये बेसिकली पुरानी दुश्मनी थी। ये जो मुखिया को मारा गया, पूर्व में इसके प्रतिद्वंदी जो थे वो भी एक अभियुक्त है, जिनके द्वारा पिछले 6 महीना से इसकी एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा था और प्लानिंग जो है पहले से ही किया जा रहा था, जिसमें कि इसके स्टाफ भी थे, जो मुखिया थे, जो इसमें अभियुक्त बने हैं, महिला मुखिया है, हंसडीहा की हैं, और उसके साथ साथ उनकी मां भी है जो कि पूर्व में मुखिया थी और जो अभी जो मारा गया उसके प्रतिद्वंदी थी। और इनके द्वारा बाहर से भी क्रिमिनल्स मंगाया गया। लातेहार पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को दबोच लिया है। बता दें कि 15 अप्रैल को चंदवा थाना क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग बच्ची का शव बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। घटना की जांच के लिए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसने घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। इस सोसाइटी ने आज इस केस को पूरी तरह से क्रैक किया है और इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभागीय अफसरों से जनता से सीधा संवाद करने की गुजारिश की है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित सिविल सर्विसेज डे को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के गांव-गांव में ढेर सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जब तक सरकारी अफसरों को उन भाषाओं की समझ नहीं होगी, तब तक जनता से संवाद करना मुश्किल है। यहाँ पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाला ये राज्य है। हमारे इस राज्य में हो, मुंडा, संथाली, कुड़ुक, खोटा, भोजपुरी, मगही, कई तरीके के भाषा बोला जाते हैं। मुझे लगता है यहाँ के कुछ भाषाओं की जानकारी यहाँ के पदाधिकारियों को निश्चित रूप से होनी चाहिए। आपको ये बहुत जरूरी है कि आप जब तक स्थानीय भाषा को नहीं अपनाएंगे तो चीजें आप चाहकर आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गुमला जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में गुमला के डीसी सुशांत गौरव को सम्मान दिए हैं। हर साल सिविल सर्विस डे के दिन लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों, सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों को ये अवार्ड दिया जाता है। इस वर्ष झारखंड में पहली बार लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए गुमला जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है।
सिविल सेवा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई ऐसे योग्य IAS अधिकारियों को आज पुरस्कृत किया गया है जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। इसी बात पर बात करते हैं। झारखंड से IAS सुशांत गौरव हमारे साथ में। सुशांत जी, जिस तरह से गुमला जो बेहद कहा जाता है कि आदिवासी बहुल एरिया है, वहां पर जिस तरह से आप लोगों ने काम किया, किन किन मसलों को लेकर आज चर्चाएं जो आज प्रधानमंत्री के द्वारा हुई? जी धन्यवाद। मैं कहूँगा ये झारखंड राज्य का पहला PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो सबसे पहले तो इस पुरस्कार को मैं अपने पूरे राज्य को समर्पित करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि जिस कैटेगरी में मिला है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कैटेगरी में, और उसका लक्ष्य था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, कितने सारे सेक्टर्स में आप डेवलपमेंट करते हैं और कितने सैचुरेशन मोड में करते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नामकुम में NHM का हेड ऑफिस है, जहां पिछले 8 महीने से 150 एम्बुलेंस धूल फांक रहे हैं। इनमें BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट, ALS यानी एडवांस लाइफ सपोर्ट और नियोनेटल यानी नवजात बच्चों के लिए कई एम्बुलेंस शामिल हैं। इनकी खरीद पर झारखंड सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे, पर ये एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल ले जाने की बजाय जंग लग जा रहे हैं और गरीब मरीज ऑटो से अस्पताल जा रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग से लगातार लापरवाही सामने आ रही, लेकिन उस लापरवाही को सुधारने की जगह विभाग अपनी नाकामी छुपाने में जुटा है। नामकुम स्थित मुख्य स्वास्थ्य विभाग कार्यालय की तस्वीर देखिए, किस तरीके से 8 महीनों से 125 से 150 जो एम्बुलेंसेस है वो यहाँ पर धूल फाक रही है। तस्वीरों में साफ देखिए किस तरीके से जो एम्बुलेंसेस लोगों की, झारखंड वासियों की मदद के लिए थे, लाखों करोड़ों रुपए लागत से लाए गए थे, वो आज यहाँ पर धूल फाक रहे हैं। हाल ये है कि जो एम्बुलेंसेस है उसके अंदर भी घास वगैरह दिखाई दे रहा है, उसके अंदर भी जो कीड़े मकोड़े वो जमने शुरू हो गए हैं, लेकिन विभाग अब तक बिल्कुल भी बेफिक्र नजर आ रहा है। इन एम्बुलेंसेस में खास एम्बुलेंस है एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, तीसरा नियोनाटल यानी कि केवल बच्चों के सपोर्ट के लिए ये एम्बुलेंसेस बनाए गए हैं। 3 तरीके के खास एम्बुलेंस यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंचाया गया, ये यहाँ पर लाकर लगा दिया गया है। वजह केवल एक ही है, स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने अपने कार्य को, पेपर वर्क को आगे नहीं बढ़ाया है। नतीजा जो एम्बुलेंसेस है वो धीरे धीरे यहाँ पर खराब होते चले जा रहे हैं। एम्बुलेंस जो है अपना दम तोड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर का नजारा ये है कि राज्य भर से जिनके पास संसाधन नहीं है वो लोग ऑटो में, तो कोई अपने निजी संसाधन से अस्पताल पहुंच रहा है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है वो हमने सामने से दर्शाई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही का जो है रीजन बनता दिख रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। गढ़वा में खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की ओर से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया है। इस अवसर पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि 23 एकड़ में कृषि पाठशाला खोली जाएगी, बहुत जल्द इसका शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड सरकार कृषि बजट को ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट है हमारे सरकार का, और उसके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 25 एकड़ कृषक पाठशाला खोलने का प्रावधान था, अभी 23 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गया। 23 एकड़ में इसका में कृषक पाठशाला बनाने का कार्य लगभग अभी तो काफ़ी शुरुआती दौर में है, और वहाँ से भी काफ़ी लाभ मिलेगा किसानों को। एग्री स्मार्ट सिटी, एग्री स्मार्ट विलेज बनाने का योजना हमारी सरकार की है, उसमें 2 गाँव को झारखंड में बिजली की दयनीय हालत की पुष्टि डिस्कॉम की ताजा रिपोर्ट में हुई है। इसमें देश की 51 बिजली कंपनियों में झारखंड की JBVNL को 50वां रैंक मिला है। बिजली की आंख मिचौली से पूरा झारखंड परेशान है। पावर ऑफ मिनिस्ट्री की ओर से बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम पर जारी ताजा रिपोर्ट में झारखंड एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ है। झारखंड के घर घर में बिजली पहुंचाने वाली झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड यानी कि JBVNL को 100 में से सिर्फ 16 अंक मिले हैं और C रेटिंग दी गई है। यही नहीं, देश भर के 51 बिजली वितरण बोर्ड में JBVNL नीचे से दूसरी यानी कि 50वें स्थान पर है। तो जो भी सुविधा है हम तो लोगों को दे रहे हैं, और प्लस आप लोग जो भी समस्या को सुनने के लिए हम आपको रेडी हैं।
तो हमारा आपका प्रयास है, हमारे विभाग का प्रयास है कि हम जितना अच्छा सा सर्विस दे पाएं और लोगों की समस्या को काफ़ी हद तक हम लोग दूर कर सकें। ये चीज़ हम लोग का प्रयास है। झारखंड के कोयले से पूरा देश रोशन होता है। डैम के डैम पानी से लबालब हैं। जमीन की कमी नहीं, ढेर सारी बिजली कंपनियां भी। इसके बावजूद झारखंड के गांव-गांव में अंधेरा छाया हुआ है। शहरों में दिन भर बिजली रानी आती हैं और जाती रहती हैं। भीषण गर्मी के दौरान घंटे दर घंटे होने वाली लोड शेडिंग से हर कोई परेशान है। बीजेपी ने इसका ठीकरा सरकार पर फोड़ा है। अब रांची राजधानी है और वहाँ पर ये स्थिति है, तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी। सरकार पता नहीं क्यों ये बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रही। खराब बिजली व्यवस्था तो गांव-गांव में लोग बोल रहा है, चौपट हो गया है। तो इसको देखने का काम सरकार का है। हम आग्रह करेंगे सरकार इसको देखे। झारखंड सरकार बार बार घर घर 24 घंटे बिजली पहुंचाने का दावा करती नहीं थकती, पर हकीकत कुछ और ही है। वहीं बीजेपी के विधायक भी इस पर लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर देश भर में बिजली वितरण में से सबसे खराब स्थान में से एक झारखंड का क्यों आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।